70 लोगों में से हमको 16 खवातीन की निशानदेही हुई जिनके साथ हमने काम किया। वो 16 खवातीन वो थी कि जिन्होंने क्राइम इस पे, और उन 70 इनमेट्स में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, they were born there and they were there. So I just mentioned it there, वो उनमें भी थे मगर we didn't consider that, we worked in a different way. Instruments जिनका हमने इस्तेमाल किया, because it was a very limited time, the interaction we got with reference to that was not that, because वो कोई हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज़ को जानते हैं, हमारे इंटरव्यू में it's very important that you know we have that confidentiality, that privacy. But the environment we got in which we could perform was, we did clinical interviews there to identify if there were any mental health issues there. There were mental status examination conducted. There was a form of demographic information which helped us identify if there was any evidence of violence in any form present in females. Can I have next slide, please? She spoke about the violence against women, exploring trends of abuse and psychological well-being related to the women prisoners in Karachi. She shared the women prisoners data. She identified the causes and the trends of the women abuse prevailing in the prison. And out of 17, she identified 16 cases for this research. The methodology was based on the clinical interviews and intake information through mental status examination, which is a tool in order to assess the mental state or the psychological level of the women prisoners. She talked about and somatoform problems. Somatoform problems are those problems which are related to the physical complaints of the body. Thank you very much for all the speakers. Now we have a question-answer session. The floor is open for the questions. We can have 2 questions with 1 speaker each. So the first speaker was Mehnaz Rehman. If you have any question, please raise your hand. We would like to facilitate. सबसे पहले तो आप सबको बहुत-बहुत मुबारक। शुक्रिया। हसास मौजू पे आपने जो है वर्कशॉप में लिखा दी है। मेरा नाम वहीद जंग है, पेशे के लिहाज से लिखारी हूँ। महनाज रहमान साहिबा से मेरी एक सवाल है बहुत एहतराम के साथ। पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है। मलिक कोर्ट के अंदर एक खातून पे तशद्दुद किया गया है। मज़े की बात ये वो खातून वकील की वाइफ भी है। तो उस हवाले से अभी तक आज इस लम्हे तक मैं देख रहा था जो आवाज़ उठाई गई है वो मर्द हजरात ने उठाई है। ख़वातीन की तरफ से वो प्रेशर कह लें या वो बात जो सुन भी रहा हूँ वो अभी तक सामने नहीं। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, तो इसकी ज़रा वजाहत कर दें। इतने सारे हैं कि वो जब भी ऐसा कुछ मसला होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बहुत से लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, क्योंकि अब वो फॉर्म्स बदल गई हैं एक्सप्रेशंस की ना, तो अक्सर मतलब हो रहा होता है हमें नहीं पता। तो सोशल मीडिया पे हुआ है, लेकिन उसमें हमें असल में जो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनसे बहुत मदद मिलती है। तो इसीलिए हम क्योंकि उस पर मतलब करेंगे और करना भी चाहते हैं, लेकिन उसी रात को डॉन का जो ज़रा हट के वो है टीवी प्रोग्राम, उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से वो कर दिया था। तो वो अब हम उसका फॉलो अप अब हमारी जिम्मेदारी है जो कि हम करेंगे। शुक्रिया। Any other question? जो उन्होंने बात की मैं उसी में एडिशन करना चाहती हूँ कि मैंने एक पैटर्न देखा है कि whenever there are issues related to women, तो हम तो ऑलरेडी इतना पिसी हुई है ना, हमसे ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखी जाती है कि बोलो ही तुम। अच्छा मर्दों ने तो बोल दिया, औरतों ने नहीं बोला। लाइक हम तो शुरू दिन से बोल रहे हैं ना, तो ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखी जाती है कि जुल्म हो रहा है लेकिन बोलो भी तुम। अगर हमने बोल दिया तो देखो हम तो बोल रहे हैं। तो इस पे अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, ये क्यों एक्सपेक्टेशन रखी जाती है? करना चाहूँगी जो मुझे कहना चाहिए तो आपने कह दिया। और ज़ाहिर है कि जो विक्टिम है, जो वल्नरेबल है, उसकी हर एक ही को हेल्प करनी चाहिए और हर एक ही को उसके लिए बोलना चाहिए। और जैसे कि सारे मुकर्रिरीन ने बताया और मैंने भी बताया कि दुनिया भर में इस पे काम हो रहा है। ये सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तान में वायलेंस के खिलाफ काम कर रहे हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस का यहाँ बैठे भी UN वुमेन की भी नुमाइंदा बैठी हुई हैं। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को दुनिया भर में बहुत प्रायोरिटी इशू के उस पर लिया जा रहा है, क्योंकि ये दुनिया भर का मसला है।
और हम सब इस पे काम कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। आप ऊंचा बोल लें, आवाज आए। अच्छा मैम, मेरा सवाल नहीं, एक राय जानना चाह रहा हूँ मैं। असल में हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो केसेस हैं वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के, जो अंडर रिपोर्ट होते हैं, स्पेशली इस्लाम एरिया जो अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं, वहाँ पे इस तरह की हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी सामने नहीं आई कि वो जो अंडर रिपोर्ट केस हैं उनको हम किस तरह हाईलाइट करें। ये इस पे अगर आप अपनी राय दें तो मैडम मेनाज से ये मेरी राय मैं जानना चाहूँगा। हमने जब भी डेटा जमा किया है या रिपोर्ट्स पेश किए तो हमने हमेशा कहा है कि ये जो डेटा हम कर रहे हैं ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, क्योंकि अब नीचे वाकई बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। जैसे मैंने अपने टॉक में भी कहा कि इतने समाजी दबाव होते हैं और इतना यही होता है कि भाई इस चीज़ को छुपा लो, लड़की की बदनामी होगी और फिर रिश्ता नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो वो यही तो हम बात कर रहे हैं कि इन सारे समाजी प्रेशर से, लेकिन अब कुछ बेहतरी आई है क्योंकि अब लोगों में ये थोड़ा शौर हुआ है कि वो जाते हैं अपना रिपोर्ट करते हैं। इवन रेप के रिपोर्टिंग में इजाफा हुआ है, वरना पहले ये वो टैबू सब्जेक्ट था जिसका कि इवन एक्टिविस्ट भी नाम लेते हुए डरते थे कुछ साल पहले तक। लेकिन अब इतना हमारे काम के नतीजे में बहरहाल इतनी तब्दीली तो आई है कि कुछ ना कुछ रिपोर्ट भी होते हैं, नहीं तो मीडिया पे चले जाते हैं। और मैं फिर कहूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने हमारी बहुत हेल्प की है। सवाल थैंक यू। मुझे मैम से पूछना है, जैसे उन्होंने बोला कि औरत जो है जब शौहर काम करके आता है तो वो कहता है कि मुझे खाना दे, तो मतलब इस्लाम कहता है ना कि अगर औरत भी काम करे शौहर के बराबर चले, कि वो भी जॉब करे, लड़का भी जॉब करे, लड़की भी जॉब करे, तो फिर जब वो काम से आएंगे तो फिर लड़की बोलेगी कि मैं क्यों इसको दूँ खाना, हमने तो साथ हो क्या साथ कमाया है। लेकिन इस्लाम तो कहता है ना कि औरत अपने जो है शौहर की ना इज्जत करे, उनकी खिदमत करे। तो ये सवाल फिर शौहर की इज्जत जो है वो इस्लाम में है, तो बीवी के साथ मोहब्बत का सलूक करना भी जो है वो इस्लाम का हिस्सा है। ये वन वे प्रोसेस नहीं है, टू वे है कि इज्जत के जवाब में इज्जत और मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत, एतमाद के जवाब में एतमाद मिलता है। जिस तरह आपने मेंशन किया था कि हम कॉन्फिडेंस खो चुकी हैं औरतें हमारे सिस्टम में, वह कंजर्वेटिव जगहों पर होती हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए इस्लामिक वे में इन लोगों को एनलाइटन नहीं किया जा सकता? जी, इस्लामी वे की आपने बात की, तो मैं इस्लाम को और एक हेल्दी इंसानी माशरे को अलग अलग नहीं समझती। इस्लाम दीन फितरत है और जो कुछ एन फितरत के मुताबिक है वही इस्लाम में है और कोई हट की चीज़ नहीं है। इसी तरह से आपने जो अभी मुझसे सवाल किया मेरे पेपर से मुतालिक कि यहाँ पे ख़वातीन जो है वो एतमाद खो चुकी हैं। दरअसल हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी जो है वो कोऑर्डिनेशन की कमी है। एतमाद जो है वो किस तरह से होता है, इम्प्लीमेंटेशन से आता है ना, कि अगर इम्प्लीमेंट हो पॉलिसीज़, हमारे पास क़वानीन तमाम बने हुए, बहुत तफसील से बने हुए, कोई ऐसा कानून नहीं है जो हमारे पास मौजूद ना हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन असल में जो मसला है वो इम्प्लीमेंटेशन का है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोगों का है कि वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। मैं समझती हूँ कि ओवरऑल जो माशरा है वो अभी तक आगे बढ़ने और पीछे हटने के दरमियान है। अभी भी हम माज़रत खाना रवैया अपनाते हैं कि शायद ये करें या ना करें। कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन कवानीन से फ़ायदा उठाने के लिए आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। जो बात की जाती है, वायलेंस के बारे में बात की जाती है। बेसिकली कुछ टाइम पहले एक निमृता नाम की लड़की एक मेडिकल कॉलेज में उसने मतलब मारा गया, पता नहीं क्या हुआ, अभी तक उसकी मतलब कोई जांच मतलब नहीं हुई। अब कल ही रिसेंटली एक लड़की ने सुसाइड की है। मतलब आप एक मुआशरे में तो बात कर रहे हैं, बेसिकली हम जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं यहाँ भी काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसे बच्चों के साथ वायलेंस। तो बेसिकली हम जब इंस्टीट्यूट जहाँ से हमें सिखाया जाता है कि किसी अगेंस्ट कैसे खड़ा होना चाहिए, वहीं पे अगर आप बच्चों को प्रेशर दे रहे हैं इतना, बाहर मुल्क में क्या है कि आप बच्चों को जो है ग्रेड्स के ऊपर डिवाइड नहीं करते, वहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें दी जाती हैं।
हमारे यहाँ क्या है कि थ्योरी है, मतलब उसके ऊपर रट्टा मारना है। आप प्रैक्टिकल कितने बेस्ट हैं, अगर आपकी थ्योरी नहीं है, आपके ग्रेड्स नहीं है, तो आपको जो है ना इतने प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो इस हिसाब से मतलब क्या इसमें सोल्यूशन होना चाहिए? इदारे में मिल रहा है या कहीं पर भी मिल रहा है, उसका असर ज़रूर होता है। बात मुनासिब है कि अगर स्ट्रेस मिलेगा तो इंसान की ज़िंदगी पे उसका असर होगा, उसकी जहनी सेहत पे भी उसका असर होगा। तो एक आपने बात ज़रूर उसकी निशानदेही ज़रूर की है। मेरा ख्याल है कि ये तालीमी इदारे और जो मनसूबाबंदी करते हैं वो इस हवाले से इस पर देखते हैं, गौर करते हैं, और इस हवाले से कोई तब्दीली अगर उसमें कोई और चेंजेस लाना चाहते हैं तो उस पर काम हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कि ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा होगा, इंस्टीट्यूशंस किस किस्म की ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, उसका स्टूडेंट्स की ज़हनी सेहत पे क्या असर होगा, इस पर भी काम हो रहा है, होता है। लोग इसमें अपने इनपुट दे रहे हैं, असातिज़ा भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मगर सिस्टम बनते हैं। आज इस चीज़ की निशानदेही अगर होती है कि प्रेशर होने की वजह से यूथ की ज़िंदगी पर उस पर एक किस्म का ये भी अब्यूज़ है। अगर आप इसकी निशानदेही इस तरह से करना चाहते हैं तो सिस्टम उससे बेहतर बनाने के लिए और उससे बेहतर नताइज हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि कोशिश कर रहा है, और आने वाले वक्त में शायद आप उसमें कोई चेंज भी उस हवाले से देखेंगे। मगर अब्यूज़ का ताल्लुक इस बात से कि आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं या अब्यूज़ सिरे से ख़त्म ही हो जाए, उसका मैनेजमेंट ऐसी निकले, ये तो शायद जब तक दुनिया बाकी है किसी न किसी इमोशनल प्रेशर या स्ट्रेस को हम लेते रहेंगे। कुछ चीज़ों को हम काउंसलिंग के ज़रिए हल करते रहेंगे, कुछ को पॉलिसी में बेहतरी लाके, लेकिन नो पेन नो गेन इन लाइफ। जब तक हम स्ट्रेस नहीं लेंगे ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो शायद वो बैलेंस समझना भी ज़िंदगी में ज़रूरी और अहम है। शुक्रिया। The back side. अस्सलामुअलैकुम मैम, मेरा ये सवाल है कि अगर कोई वुमेन है साइकोलॉजिकल तौर पर वायलेंस का शिकार होती है तो वो कहाँ जाके, और बहुत सीरियस वायलेंस का शिकार होती है तो वो कहाँ जाके इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकती है? पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरी फैमिली में ऐसा केस है कि वो बहुत साइकोलॉजिकल तौर पर इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो कहती है मैंने इसके साथ नहीं रहना, मतलब इस शख्स के साथ मैंने नहीं रहना। बट जब उसको हम बताया गया, मतलब पुलिस के पास गया, कुछ भी इस तरह का इशू हुआ तो पुलिस ने कहा अब हमें एविडेंस देंगे कहाँ से वायलेंस का शिकार हुई है, मतलब साइकोलॉजिकल वायलेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस पर कोई ऐसी पॉलिसीज़ है या कोई पॉलिसी बनी हुई है या इस चीज़ को कहाँ जाके हम मतलब वुमेन जो है एड्रेस कर सकते? क्योंकि हम अगर स्लैब की बात करें वो चलो दिख जाता है, अगर हम उसको मतलब अगर हम किसी और मतलब फिजिकल वायलेंस की बात करें तो वो दिख जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकल वायलेंस वो नहीं दिखता, तो उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं? कि इन नॉलेज में भी होगा कुछ चीज़ें हैं जो वायलेंस की, जहाँ आप बात करते हैं फिज़िकल वायलेंस या अब्यूज़ की बात करते हैं, तो उस पर कुछ क़वानीन बने हुए हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। बाकी आम तौर पर हमारे यहाँ पे इस तरह के मसाइल जो हैं वो घरेलू जो एक तरीक़ेकार है उसके तहत कम्युनिटी लेवल पर घर के बड़े, बहुत सारे ख़ानदान के बड़े एक अलग तरीक़ेकार, हमारे यहाँ वो सिस्टम काम करता है आम तौर पर, क्योंकि हम घर की बात बाहर नहीं करना चाहते और बहुत सारी दूसरी तरीक़ों से चल रहे होते हैं। इसके अलावा कई और मोतसिब जैसे इदारे, बहुत सारे दूसरे और ज़राए मौजूद हैं जिनके ज़रिए जाके किसी चीज़ को किसी तरह से मदद हासिल की जा सकती है। कभी कभी जैसे मैं बार बार साइकोलॉजिस्ट हूँ तो शायद मैं अपनी प्रोफेशन के हवाले से भी बार बार कह रही हूँ, काउंसलर्स की भी मदद ली जा सकती है कि कम से कम वो इस बात की आपको निशानदेही करवा दें कि इमोशनल अब्यूज़ होता क्या है। कानून साजी से पहले इसके बारे में आगाही लाना या एडवोकेसी बहुत अहम कदम है और होगा, और इसके लिए मुख्तलिफ ऐप्स बन रहे हैं, हम देखते हैं अब वो कब इम्प्लीमेंट होते हैं, कब वो चीज़ें आती हैं, वो एक अलग सवाल और एक अलग बहस है। मगर आगाही जितनी होगी, पहले जो खातून इमोशनली अब्यूज़ है उसको पता तो चले कि ये इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इसको कहते हैं इमोशनल अब्यूज़। अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर ये अवेयरनेस ही ले आएँ तो शायद आने वाले वक्त में या अभी भी ये हो सके कि कम से कम मैं अपने आप को बाउंड्री सेटिंग के, हदबंदी के ज़रिए अपने आप को उस अब्यूज़ से बचा लूँ, सेल्फ डिफेंस के तहत। बाकी तो मैं कम्युनिटी और उस हवाले से जो मैं वजाहत कर सकती थी कर ली। अगर डॉक्टर नीला है कोई और इसमें और मैं चाहूँगी कि मिस महनाज रहमान इस पर थोड़ी सी बात करें। जी, मैं आप लोगों के नॉलेज में ये बात लाना चाहती हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का
2010 में कानून बन चुका है और उसमें बहुत डिटेल में ये सारी हरासमेंट की जितनी भी किस्में हैं, ये सब वायलेंस की किस्में हैं, वो सब उसमें दर्ज है। लेकिन क्योंकि वो एट वर्क प्लेस है तो उसमें जो हमारा पीबीसी जो है ज़ाब्ता फौजदारी, उसका जो सेक्शन 509 है वो भी उसमें शामिल कर दिया गया है कि आउटसाइड वर्क प्लेस भी अगर आपके साथ कुछ हरासमेंट होती है तो आप जाके पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं और वो कानून आप पे लागू होगा। और दूसरी बात ये कि सिंध में डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ बना है वो सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं है, बल्कि एक घर में जितने भी लोग रहते हो, कोई बूढ़ा हो, कोई बच्चा हो, यानी जिस पे भी वायलेंस होगा वो उस पर लागू होगा। और ये जो आपने बात की साइकोलॉजिकल वायलेंस, इस पे हम लोगों ने बहुत शोर हमेशा मचाया है, एहतजाज किया है कि पुलिस वालों का हमेशा से ये एटीट्यूड रहा है कि बीवी जख्म दिखाए, बीवी फलान दिखाए। तो इसमें हम लोगों ने ये जो लॉज बनवाए उसमें ये सारे के इमोशनल एब्यूज़, साइकोलॉजिकल एब्यूज़ और ये सब चीज़ें जो हैं ये सब वायलेंस हैं। और ये इसके लिए काउंसलिंग का अभी हम मतलब एनजीओ अरेंज करते हैं, हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, बल्कि वो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी हमने काम किया है। तो इसी तरह का